दोस्तों नमस्कार। हिमालय की ऊंची चोटियों को देख आपके दिलों में किस तरह के ख्याल आते हैं? अगर आप एक साधारण इंसान हैं, तो आप भी ये सोचते होंगे कि हिमालय की तलहटी में जो बर्फ की चादर जमी है, वहां पर अपनों के साथ जाया जाए और बर्फ के उन गोलों के साथ खेला जाए। ये हम आप जैसे साधारण लोगों की सोच है। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बर्फ के इन गोलों के साथ खेलने का सपना नहीं देखा, बल्कि उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का सपना देखा। और सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उन्होंने बेहद कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह भी किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की बेटी और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मेघा परमार। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप एक साधारण परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि आप माउंट एवरेस्ट को ही फतेह करेंगे? क्योंकि जब हम एक साधारण परिवार से आते हैं, तो हमारा सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी ले लें और किसी तरह से सेटल हो जाएं और अपने घर परिवार को चलाएं। तो आपके मन में ये सवाल कैसे आया कि आपको माउंट एवरेस्ट ही फतेह करना है? इतना अलग कैसे? सेम वो सपना तो मेरा भी है कि सरकारी नौकरी ले ले और अपने घर को चलाए, वो तो कॉमन है। बट मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, पर मुझे ये नहीं पता था क्या करना है। बस ये था करना है, करना है, करना है। तो मैंने पहली बार अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तो वहीं से क्लिक हुआ था कि माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, पता चला था कि बछेंद्री पाल मैम ने 32 साल पहले माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। मध्य प्रदेश से किसी भी लड़की ने सबमिट नहीं किया। तो मैं मध्य प्रदेश की वो लड़की बनूँ ना, जो अपने देश का तिरंगा माउंट एवरेस्ट पे लेके जाए। जब हम सोचे ना कि मुझे भी 2 हाथ पैर दिए, दूसरों को भी 2 हाथ पैर दिए, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब पहली बार क्लिक हुआ था कि माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। तो मैंने छोटी-छोटी नौकरी भी की, क्योंकि जीविका का साधन और सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत ज़रूरी है। यदि हम मिडिल क्लास के बच्चे हैं, साथ में पढ़ना, छोटा-छोटा काम करना, सेविंग करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई गलत नहीं है। पर उसके अलावा आपका जो ड्रीम है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। सपने ऐसे ही सच नहीं हो जाते, साइड में तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं ई-गवर्नेंस में सेमी गवर्नमेंट जॉब में थी, तब मैं ट्रेनिंग भी करती थी हर दिन हमेशा। वहीं से लगा कि एक टाइम के बाद लगा कि नहीं, अब मैं रेडी हूँ, पर मुझे फुल टाइम ट्रेनिंग को देना पड़ेगा और मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने नौकरी छोड़ी, प्रॉपर ट्रेनिंग करी। फाइनली ये पूरा हुआ, पर इसमें वो क्लिक करने वाला रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी, जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, थोड़ा-थोड़ा आपको अर्न करते रहना चाहिए जब आप एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस क्रम में आपके सपने नहीं मरना चाहिए और ये आपने कर दिखाया। तो मैम, इसी से मेरा एक सवाल है, मतलब इसी से जुड़ा है कि ज़ाहिर तौर पर माउंट एवरेस्ट चढ़ना मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ी ड्रीम है। और जो हमारे देश के यूथ हैं, जो एक साधारण परिवार से आते हैं, वो भी आपकी तरह माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहते होंगे। उनके दिल में भी इस तरह के ख्याल होंगे। तो उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर कहिए कि एक पूरा प्रोसेस होगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। तो आज मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि वो प्रोसेस क्या है? मतलब एक साधारण परिवार से आने वाला बच्चा माउंट एवरेस्ट को कैसे फतेह कर सकता है, कैसे चढ़ सकता है? इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। ओके। सो इजीली माउंट एवरेस्ट आप नहीं चढ़ सकते, उसके लिए आपको कठिन ट्रेनिंग की जरूरत लगेगी। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकृति। प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो माउंट एवरेस्ट के लिए आपको माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करने होते हैं, क्योंकि कोर्सेज में सिखाया जाता है कि ब्लू आइस, ब्लैक आइस, सॉफ्ट आइस पे कैसे चलना होता है, रेपलिंग कैसे करनी होती है, जुमारिंग कैसे करनी होती है, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना होता है, इग्लू कैसे बनाना होता है, क्रैम्पॉन कैसे पहनना होता है, बैग कैसे पैक करना होता है, रात भर समिट के लिए जाना है या क्लाइंबिंग करने के लिए जाना है तो अपनी एनर्जी को कैसे सेव रखना है, मान लो एवलांच आता है तो कैसे खुद को बचाना है। ये सब ट्रेनिंग
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाती है। तो मैं जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि यदि आप में से किसी को माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं कहूंगी भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। दूसरा HMI इंस्टीट्यूट, जो कि दार्जिलिंग में है। फिर आता है AVMAS, जो कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है। फिर है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जिम इंस्टीट्यूट, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जो लास्ट है, जो रिसेंटली कुछ साल पहले ही बनाया है भारत सरकार द्वारा, वो निमास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ से जी माउंटेनियरिंग का बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं, जो 28 डेज का होता है। फिर आप, यदि आपको A ग्रेड आता है, फिर आप एडवांस कोर्स करते हो। फिर अब आती है माउंट एवरेस्ट। यदि आपको सबमिट करना है, तो सबसे पहले आपका एक्लिमेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो 6000 मीटर के करीबन 2 माउंटेन आपको क्लाइंब करना जरूरी होता है, या 7000 मीटर का एक माउंटेन आपको क्लाइंब करना जरूरी होता है। अब आती है खुद की ट्रेनिंग की बात। सो आपके पैर, आपके लंग्स, आपका बैक, सब कुछ मजबूत, आपका मेंटली सब कुछ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। डाइट और इक्वल ट्रेनिंग। तो हर दिन आपको 10 किलोमीटर दौड़ना ही है, नियमित। मतलब आप यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, पर छोड़ना नहीं है। यहाँ से मेंटली आपको इतना प्रिपेयर रहना है। आपका शरीर दर्द करेगा, तब भी आपको बोलना है नहीं नहीं नहीं, 10 किलोमीटर जब तक नहीं होता तब तक नहीं छोड़ना है। तो ये नियमितता, कंटिन्यूटी, माइंड सेट दोनों चीज होता है। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना है, सूर्य नमस्कार करने हैं, ब्रीदिंग प्राणायाम करना है, खुद का दिन में वर्क करना है। फिर इवनिंग में आपको स्ट्रेंथ वर्क करना है। हर सैटरडे आपको 21 किलोमीटर दौड़ना है। इसके अलावा आपको छोटी मोटी ट्रेनिंग भी करते जाना। जाने से पहले जैसे मैंने फुल मैराथन दौड़ी थी 42 किलोमीटर, तब मेरे टीचर को कॉन्फिडेंस हुआ था कि हाँ, मैं माउंट हम्म। एवरेस्ट के लिए प्रिपेयर हूँ। अब आती है फाइनेंशियली मैम सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे फाइनेंशियल पर आए उससे पहले मतलब जैसे कि आपने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, जैसा कि मैंने आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आप गांव से निकले हैं, गांव से फिर आपका 12th हुआ कहीं दूसरे जगह पे, और फिर आप जाके आपने ग्रेजुएशन किया। तो जिस तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद क्या जो आपने जो ये 5 इंस्टीट्यूट के नाम गिनवाए हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, तो उसके लिए क्या कोई एग्जामिनेशन होती है या फिर वहां पे दाखिला कोई कैसे? एक्चुअली सीट मिलना बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट। सो मैं NCC कोटे से गई थी, मुझे सीट मिल गई थी। मैंने पहला पहला कोर्स अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से किया था बेसिक, फिर मैंने HMI से एडवांस किया था। तो और फिर से दो, मेरा एडवांस में B ग्रेड आया था। तो मैंने फिर से अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से मैं एडवांस कोर्स करने के लिए गई थी। तो ऐसे आप इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं तब होता है। तो पर सीट मतलब मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं बच्चों को सजेशन दूंगी कि सिर्फ नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में जाना ही कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि उसकी सीट 2023-24 तक रिजर्व है अभी। ओके, अच्छा, तो आप पहले क्या करो, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स निमास से कर लो, अरुणाचल प्रदेश और जिम से कर लो, और एडवांस वहां से कर लो, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसका प्रोसेस मतलब कि जैसे ऑनलाइन होता होगा या फिर कोई पेपर है? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। जी जी जी। तो वहां जाने के बाद जैसे कितने दिनों की ट्रेनिंग हुई थी आपकी, और 28 कैसे? 28 डेज, जो मैंने अच्छा, आपको स्टार्टिंग में बताया कि सब हाँ कुछ सिखाते हैं वो, रैपलिंग, जुमारिंग, पूरे 28 डेज में। हाँ जी। हाँ। तो ये ट्रेनिंग जैसे आपका बेसिक लेवल का और उसके बाद आपका एडवांस लेवल का कंप्लीट होता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है आगे का वो फिर से शुरू होता है, राइट? हाँ जी। हाँ। तो मैम फिर जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है उसके बाद का प्रोसेस क्या है? जैसे कि आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया तो आपको माउंट एवरेस्ट के लिए मतलब वहां से भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग होगी कि आप पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इससे हाँ। पहले तो आपको माउंटेनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता ना, ABCD भी नहीं पता। नहीं। जस्ट लाइक सेम। जैसे आपको UPSC निकालनी, पर आपको पता ही नहीं है कि किताबें कौन सी पढ़नी है ना। कोचिंग में जाने से आपको स्टार्टिंग में पता चलता है, अच्छा इस टाइप से पढ़ना है, इस सिलेबस से पढ़ना है, ये किताबें पढ़नी है। सो पर वो UPSC तो नहीं निकाल देगा कोचिंग। तो सेम वैसे ही है कि आप कोर्स करते हो इंस्टीट्यूट से, पर ये नहीं है वो आपको सिखाता है कि कैसे करना है। हम्म। तो मैम अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके लिए मतलब जाहिर तौर पर जो पैसे हैं एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि जब आप एवरेस्ट के लिए जा रहे होते हैं तो आपको पैसे भी चाहिए। तो ये कैसे अरेंज होता है और कितना पैसा लगता है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं तो? मैं वही बताने वाली थी, फाइनेंशियल पार्ट भी बहुत
इम्पोर्टेंट रखा था। 25 लाख आपको चाहिए होते हैं, 25 लाख रुपए, और वो इजीली नहीं मिलते हैं। सो 7.5 लाख रुपए नेपाल गवर्नमेंट को रॉयल्टी फीस देनी होती है माउंट एवरेस्ट की, परमिट फीस। फिर 3.5 या 4 लाख रुपए आपको शेरपा को देने होते हैं। आपके खुद के इक्विपमेंट 2-2.5 लाख रुपए के, 2-3 लाख के आ जाते हैं। फिर बाकी की चीजें जो वहां पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें जाती है, पर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, कम नहीं लगते। मैम तो जैसे मैं बार बार ये इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि साधारण परिवार से तो उसके पास तो इतने पैसे नहीं आ पाएंगे, तो वो कैसे मतलब कर सकता है? आपने कैसे अरेंज किया था, इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं तो। तो 25 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मेरे लिए भी इजी नहीं था। मैं लोगों के पास जाती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने 500 लोगों की, शुरू में तो आपको ये एफर्ट डालना होगा, तो मैंने ऐसी लिस्ट बनाई थी 500 लोगों की। मैं लोगों के हम्म। पास जाती थी, छोटे छोटे व्यापारी इसके पास, और मैं बोलती थी आपने सुल्तान मूवी देखी है? वो बोलते थे हाँ। तो मैंने कहा सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, यदि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी तो आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन जाऊंगी। क्या आप मेरे को स्पॉन्सर करेंगे? सब, बट बहुत लोगों ने ना किया, पर 17,000 इकट्ठे हुए। तो उसी में एक चीज समझ में आई थी, लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम हम्म। अपनी बात रख के तो देखे। फिर मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी लड़की माउंट एवरेस्ट नहीं सबमिट की थी। तो इसलिए उन्होंने 15 लाख की स्पॉन्सरशिप दी थी। बाकी मुझे जो हमारे यहाँ की कुछ कंपनीज है, जैसे ट्राइडेंट हो गया या दूसरी कंपनीज है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि हर एक कंपनी का अपना सीएसआर फंड होता है, जो वो वुमन, मतलब महिलाओं के, सबका अलग अलग थीम होता है। तो ट्राइडेंट का ये है, वो महिलाओं के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी तो बहुत सारी बच्चियां मोटिवेट होती है, मैं उनका फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक लेकर गई, है ना। उनकी चीज का ब्रांडिंग हुआ। अभी उनकी उनकी जो टॉवेल आता है, हर जितनी भी जगह पेपर आता है उसमें, उनका जो मैं माउंट एवरेस्ट पे लेके गई, सोचो उनका बैनर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जा रहा है, जहाँ टेम्परेचर -52 डिग्री है ना, उस जगह उनका बैनर जाना उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे क्या वो पहुंचा सकते हैं? नहीं ना। तो उन्होंने इसलिए स्पॉन्सर किया था। तो उनका बैनर लेके गई इंडिया के फ्लैग के ऐसा। तो ये ट्रिक्स होती हैं जिनके जिनके जरिए आप स्पॉन्सरशिप इकट्ठा कर सकते हैं, बट स्पॉन्सरशिप भी मिलना इजी नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है। बिल्कुल मैम, स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको अगर सच में आपको कुछ करना है तो आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और जैसा कि मैम बता रहे हैं कि तो आपको, अगर आप भी चाहते हैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, तो मुश्किलें तो आएंगी लेकिन आपको हार नहीं मानना है। मैं बिल्कुल। जहाँ तक मैम से समझ पा रहा हूँ, मैम जब माउंट एवरेस्ट का जो सफर शुरू होता है, जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो ये पता चला कि वहाँ पे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 इस तरह से 4-5 कैंप होते हैं। डेथ जोन नाम से भी कुछ कुछ होता है। तो इसके बारे में बताएं, कैंप 1 से लेकर कैंप 4 तक का जो सफर है, और उसके बीच में किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है जो लोग जाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर जो चढ़ते हैं उनको ये सारी चीजें अच्छे ढंग से मालूम होती है। तो इसके बारे में आप बताएं। आपने होमवर्क बहुत अच्छा किया है, नाइस, वेरी नाइस। बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैंप भी होते हैं, ये होते हैं। तो एवरेस्ट हम लोग 17 दिन में बेस कैंप पहुंचते हैं। बेस कैंप की हाइट है 5,345 मीटर। वहां पे भी आपको ऐसा लगता है 10 मंजिला इमारत चढ़ने के बाद आपका हार्ट कैसे पंप करता है, वैसे ही पंप कर रहा था। तो जो मैंने आपको बताया कि पहले जो आप ट्रेनिंग करके आए, वो ट्रेनिंग बहुत काम आती है वहां पे, बहुत। आपके लंग्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप खुद अच्छे से वर्क करते हो, तो फिजिकली फिट और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी होता है। अब आता है माउंट एवरेस्ट पे सबमिट करने के लिए जाना। तो हमारे 4 कैंप होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। कैंप 4 मतलब डेथ जोन, उसके बाद होता है सबमिट, सबमिट पुश। सो कैंप 1 जाना भी सबसे टफ होता है, क्योंकि वह कुंभू ग्लेशियर पड़ता है। इसके 2 रूट होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो मैं साउथ साइड से गई थी। नॉर्थ रूट थोड़ा सा इजी है, बट वहाँ विंड बहुत ज्यादा है, या तो बहुत अच्छा है या बहुत खतरनाक है, दोनों ऑप्शन है वहाँ पे, क्योंकि वहां नॉर्थ सफर डेथ विंड की जैसे। नॉर्थ साइड का शायद चाइना तरफ से है। हाँ जी, हाँ जी, और ये नेपाल साइड से। जी जी। तो हम लोग हमेशा क्लाइंबिंग रात को करते हैं, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, लॉन्च आने के चांसेस कम होते हैं, पर टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो रात की भी 12 बजे 1 बजे चलना शुरू करते हैं। कंटिन्यू चलते हैं चलते हैं चलते हैं, सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, मतलब 12 घंटे, 13 घंटे। 13 घंटे में आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन पहुंच चुकी होती है, आपके होंठ सफेद पड़ जाते हैं, आपका यूरिन रेड कलर का हो जाता है। कुंभू ग्लेशियर मतलब पॉपकॉर्न की तरह बर्फ, बड़ी बड़ी। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट और सबसे ज्यादा डेथ कुंभू ग्लेशियर में होती है।
ऐसे 42-43 लेडर हमें पार करने होते हैं जो निसरनी नुमा होते हैं। यहाँ एक रूम से दूसरी दीवार तक ऐसा बीच में डाल लो, नीचे खाई होगी और उसमें आपको पार करना है, पैर कांपते हैं आपके। छोटी सी सेफ्टी रोप आपके अटैच होती है। यदि आप प्रवास में गिरते तो आपका जिंदा बचना बहुत नामुमकिन होता है, क्योंकि प्रवास में निकाल तो आप लोगे, और जैसे हम हाथ में बर्फ लेंगे तो कैसे पिघलती जाती है, तो बॉडी जैसे ही नीचे गिरती है तो आसपास की बर्फ पिघलती जाती है, आप नीचे जाने लग जाते हो। उससे आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है, इसलिए मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आप कैंप वन पहुंचते हो, वहां टेंट लगाते हो, बर्फ खोदते हो, वही पानी पीते हो, रात भर बिताते हो, पर आपको दिमाग के पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती। पर वो रात आपकी काली रात जैसी होती, सबसे खतरनाक रात। पता है, सपने भी तब आते हैं जब ऑक्सीजन दिमाग के पास पहुंचती है, वहां सपने आना बंद हो जाते हैं आपको। फिर हम लोग रात भर रुकने के बाद फिर वापस आते हैं। ये होता है एक्मेटाइजेशन पीरियड। एक्मेटाइजेशन क्या होता है, जैसे इस मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो कैसे जुकाम होती है, फिर धीमे धीमे हम ढल जाते हैं। तो ये अनुकूलन की प्रक्रिया ही एक्मेटाइजेशन कहलाती है, कि उस हाइट पे आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट हो जाए। हम वापस आते हैं। फिर अगली बार हम कैंप वन टच करते हैं, 8 बजे पहुंचे, 1 घंटा रेस्ट किया और सीधा निकल जाते हैं कैंप टू। कैंप टू मतलब ऐसा रास्ता कि दिखता रहता है वहां कैंप टू पहुंचना, पर हम पहुंच नहीं पाते, झिकझक 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 झिकझक। वो बड़ा मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है। और आप 13 घंटे की क्लाइंबिंग करके आए हो और अब आपको फिर से 11 घंटे चलना है, केवल 1 घंटे के रेस्ट के बाद। तो वो बड़ा टफ हो जाता है। कैंप टू हम जैसे ही पहुंचते हैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है बॉडी की। आधे से ज्यादा यहीं तक रेस्क्यू पॉसिबल होता है। आधे से ज्यादा लोग यहीं पे उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और आधे लोग गिव अप कर देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। बाकी लोग यहाँ से अब यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कैंप टू पहुंचना भी इजी नहीं होता, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। कैंप थ्री मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट। यदि आपको वॉशरूम में जाना होता है तो आपको कैराबिनर अटैच करके जाना पड़ता है। सो 70 डिग्री का ग्रेडियंट, वहां पे हवाएं कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो एक ही टेंट में 3-4 लोग बैठे होते हैं, टेंट को पकड़ के ऐसे, हवा चल रही होती है। टॉयलेट भी जाना होता है तो सोचते हैं जाने से पहले कि जा ही नहीं जाए, पर बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है तो पीना तो पड़ता है पानी वहां तक। हम वापिस आ जाते हैं। लास्ट होता है सबमिट पुश, जो सबसे खतरनाक होता है। इससे पहले हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ी बहुत बात करते हैं और हम जाते हैं। पर इन कैंपों में भी आप मर सकते हो, सबमिट में ही नहीं मरोगे, इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जब आपकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। कैंप थ्री के बाद सप्लीमेंट ऑक्सीजन हम लेते हैं 7,900 मीटर से, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है। और यहाँ से असली चैलेंज शुरू होता है। अब आपको कंटिन्यू चलना ही है, रुकना नहीं है। कैंप थ्री से कैंप फोर मतलब डेथ जोन, यहाँ आपकी कभी भी डेथ हो सकती है। पहले बॉडी आपका, क्योंकि नीचे के, हाँ जी, कैंप से कैंप 4 को डेथ जोन कहा जाता है मतलब। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे इसका नाम शायद इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डेंजर है, मतलब खतरा ज्यादा है। कभी भी आपकी डेथ हो सकती है सिंगल मोमेंट। मैंने बताया ना आपको कि पहले बॉडी आपका फैट खाती है, मसल्स खाती है, धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देती है। फिर आप धीमे धीमे यहाँ से चलना शुरू करते हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा डेड बॉडीज आपको दिखती है। माउंटेन यहीं पर नॉर्मल गार्बेज से ज्यादा डेड बॉडीज का गार्बेज है। कई सारी डेड बॉडीज, हर बार ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो नई नई डेड बॉडीज निकल के आती है। कई बार आप उनके बगल से क्रॉस करते हो, कई बार ऊपर से क्रॉस करते हो, फिर आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हो। सो कैंप फोर मतलब डेथ जोन। जब आप कैंप फोर पहुंचते हो मतलब डेथ जोन। कैंप फोर में लोगों की जिनकी डेथ होती है उनको स्लीपिंग बैग में बंद करके एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, वहीं आपका टेंट लगा हुआ होता है। अगला होता है सबमिट पुश, जो सबसे टफ होता है। सबमिट पुश पे आपको कंटिन्यू 18 घंटे चलना होता है। आपकी बॉडी में रत्ती सी एनर्जी नहीं होती है, रत्ती सी भी। और आपका दूसरा दिमाग हर पल आपको बोलता है गिव अप गिव अप गिव अप। मुझे लगता है आप अधहोश में हो, पर आपका दूसरा दिमाग बोलता है नहीं नहीं नहीं, जब तक आप चढ़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, चाहे जो जाए। मेरा दिमाग तो यही बोलता था हमेशा। पैरों में जान नहीं बचती है। 4 दिन खाना खाए हो गए, 2 दिन पानी पिए हो गए। इस एल्टीट्यूड पे आपकी बॉडी के पीछे इतना वजन पीछे रखा हुआ है, 2-2 किलो के जीते हैं, क्रैम्पोन है। एकदम सीधा आपको चढ़ना है। -47 डिग्री टेम्परेचर कैंप फोर में रहता है। चंद सेकंड के लिए उंगलियां बाहर निकालोगे तो फर्स्ट फाइट हो जाएगा, काटनी पड़ जाती है उंगलियां, कई लोगों की कटती भी हैं। उसके बाद सीधा 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 चढ़ते हो आप स्ट्रेट। फिर फाइनली आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचते हो। तो मैं जो पहुंची थी वो सुबह 5 बजे, 22 मई 2019 को, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे इंडिया के फ्लैग के साथ थी, और -52 डिग्री टेम्परेचर पे। वहां से दुनिया का सारे माउंटेन्स छोटे छोटे नजर आते हैं, दुनिया गोल है ये समझ में आता है। और आप शून्य हो जाते हो, मतलब
कुछ फील नहीं होता। बिल्कुल मैम, मतलब जिस चीज के लिए आप इतना तैयारी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं सालों से, वो उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो खुशी का ठिकाना होता होगा उसे बयान नहीं किया जा सकता है। और जब आप अपने देश का फ्लैग लेके जाते हैं, और मैंने आपकी वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें आप अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको इस तरह से इस पोज में आप एक फोटो भी क्लिक किए हैं, तो वो तो एक अलग लेवल का फीलिंग है। लेकिन ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं वो बहुत रोमांचक लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत डरावने भी है। जैसा कि आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि आपकी डेथ कभी भी हो सकती है, लेकिन अपने एम के लिए डिटरमाइंड होना चाहिए। तो मैम, अब ये तो पहुंचने तक का सिलसिला, पहुंचने तक का सफर हो गया। रिटर्निंग के बारे में मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, और उसके बाद में फिर आज आपसे और भी कई सवाल पूछने हैं, उस पर मैं आऊंगा। तो रिटर्न तो बहुत टफ होता है जाना। जैसे एक कहावत है ना कि सीढ़ियां तो बहुत है, चढ़ते जाओगे, पर घर वापसी भी बहुत जरूरी है। तो ये लाइन बहुत गहरी है, भूल नहीं जाना। तो जब वापिस आते हैं ना तो बहुत टफ होता है। जाने में तो आप पूरी एनर्जी लगाते हो, पर वापसी आने में आप में ताकत ही नहीं बचती है। स्लोली 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 आप आते हो, पर आपके पैरों में जान नहीं बची। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, घुटने में जान नहीं है, करार नहीं है, सेम ऐसा आपको फील होता है। और कभी भी एक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा लोगों की डेथ आते टाइम होती है, क्योंकि सडनली कई लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, टैंक चेंज नहीं होता। टैंक चेंज नहीं होता, दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो हेलुसिनेशन होता है। सब जैसे रस्सी सांप नजर आना, घर सामने दिखना पर घर सामने नहीं होना, बर्फ होना। तो सबसे ज्यादा लोगों की डेथ हो जाना। लोग इतने थक जाते हैं कि खुद से गिव अप कर देते हैं, खुद की डेथ हो जाती है, वहीं बैठ जाते हैं, इतना टायर्ड हो जाते हैं, इतनी सी भी जान नहीं होती कि एक कदम चल सके। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है जहाँ होती है। सो मैम, जैसा कि आपके बारे में आप बता रहे थे किसी इंटरव्यू में कि आप जब लौट रहे थे तो बीच रास्ते में आपका जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गया था, और 1-2 मिनट अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो शायद आपका भी आज आप इस दुनिया में नहीं होते। तो वो कैसा पल था उस समय? आप किस तरह से क्या सोच रहे थे, और आपको ऑक्सीजन कैसे मिल पाया था, वो मतलब खत्म होने की मुझे कगार? मुझे लगा था कि मैं सिर्फ जानकारी दे देती हूँ, आज ये पार्ट छोड़ देती हूँ, पर आप इतना अच्छा होमवर्क किए हैं कि मुझे पूरा बताना पड़ेगा। तो जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मेरा कैंप 3 कैंप 4 के बीच 8100, मतलब ऊपर ही हम लोग थे। मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया था। जब आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो क्या करोगे, एक सांस नहीं आती आपको। मेरे को एक सांस नहीं आ रही थी, एक सांस, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे मेरे को ब्रीथ नहीं हो रहा है। और मैंने मेरे शेरपा को हाथ हिला के बोला था, दाई अब चले जाओ। और लोग मुझे क्रॉस करके जा रहे थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पर मेरा दाई छोड़ के नहीं गया। वो लोगों को बोलता था किसी के पास बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो, बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो, बचा हुआ ऑक्सीजन हो तो दे दो। तब किस्मत ने पता नहीं क्या था, तभी मेरे शेरपा का दोस्त वहां से गुजरा, लाखपत दाई, और उसने सिलेंडर दिया। और वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती और गहरी सांस थी, जिसकी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी सांस किसी चीज की अमानत है, मुझे ऐसे जिंदगी व्यर्थ नहीं करनी है। हम जब अस्पताल गए, हमने पता किया कि लाखपत आई कौन थे, सतोरी कंपनी के। तब हमें पता चला कि लाखपत आई के जो क्लाइंट है वो भी यहाँ अस्पताल में है। पता चला अरे वो तो इंडियन क्लाइंबर निकले, जिनसे मैं बेस कैंप में मिल चुकी हूँ। तो वो दो क्लाइंबर थे, अंजलि कुलकर्णी मैम और शरद कुलकर्णी बाबा, जो कि मुंबई के क्लाइंबर थे। दोनों 52 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड ओल्ड थे। और अंजलि कुलकर्णी मैम की डेथ माउंट एवरेस्ट के बीच में हो गई थी, ऊपर समिट के रास्ते में। और उनका सिलेंडर मुझे मिला था क्योंकि उनके शेरपा लाखपत आए थे। तो आप सोचिए। तो आज मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो सांसें हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं की दी हुई सांसें हैं। और आज भी जो उनके हस्बैंड है वो मुझे बेटी मानते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं जब भी मेघा का कंठ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें तुम्हारे अंदर चल रही है। उन्होंने एक मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने उनमें जिक्र किया है उन्होंने, कि कैसे अंजलि मैम की डेथ के बाद उनका सिलेंडर भी किसी के काम आया। तो ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि समिट से आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। बिल्कुल मैम, जितना इम्पोर्टेंट होता है एवरेस्ट चढ़ना या फिर किसी सक्सेस को अचीव करना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर माउंट एवरेस्ट के सेंस में कहें तो वहां से आप कैसे वापस लौटते हैं।
मैम ये आपका सफर था माउंट एवरेस्ट का तक का, और उसके बाद आपके लाइफ में एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू होता है। आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और आप मध्य प्रदेश की पहली बेटी बन जाती हैं। और आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो सोसाइटी में अब आपको किस तरह के बदलाव आप लाना चाहते हैं? आपके मन में किस तरह के प्लान्स हैं सोसाइटी को लेकर, मैं वो जानना चाहूंगा आपसे। तो मैंने जो अभी तक काम किया है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते, इक्वल सेलिब्रेशन सबसे पहले हम लोगों ने यही चीज शुरू करी। वरना क्या होता था कि गाँव में जाओ या कहीं भी जाओ तो लड़कों के टाइम पे ढोल बजता था, लड़कियों के टाइम पे थाली बजती थी। तो वहीं से अंतर शुरू हो जाता है। तो उत्साह मनाओ क्योंकि आपके घर में नया इंसान आया है, नया मेहमान आया है और जो नई उछेर शुरू हुई है। पर सेलिब्रेशन ही स्टार्टिंग में एक जैसा होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ जो मेरा एरिया है वहाँ एक जैसा सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया है। लड़की के टाइम भी ढोल बजता है, लड़के के टाइम भी ढोल बजता है। लड़की या तो दोनों के टाइम थाली बजती है, दोनों के टाइम थाली बजती है। तो ये सबसे अच्छा चैलेंज आया। दूसरा मैंने कहा कि हम लोग एजुकेशन में क्या करते हैं, बच्चियों को भी सरकारी स्कूल में भेजते हैं और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। दोनों के एजुकेशन भी इक्वल रखे, या तो दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे या दोनों को प्राइवेट स्कूल में भेजे। तो इस पे हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। जैसे कॉलेज की बच्चियां आती है, सबसे ज्यादा वो ब्लैकमेल होती है पढ़ाई के साथ, और पढ़ाई जरूरी है। मैं बच्चियों को भी बोलती हूँ, पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम घर से बाहर निकलेंगे। यदि पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो घर वाले तो क्या करेंगे यार? अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो शादी करेंगे, या बच्चे को खेती बाड़ी में लगा देंगे, लड़के को या काम में लगा देंगे। तो पढ़ाई एकमात्र साधन है जो आपका पहला पाथ है। बाद में आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, वहां से आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो उस पे मैं काम करती हूँ, बच्चियों को मोटिवेट करती हूँ। ढेर सारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ जहाँ पे स्पेशली बच्चियां हो, गाँव की बच्चियां हो, गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हो। क्योंकि मैं वहीं से निकल के आई हूँ, तो मुझे पता है कि एक छोटी सी चिंगारी ऐसा स्पार्क कर जाती है उनमें, उनके पेरेंट्स में, कि वो यहाँ से फुर्र चली जाती है। लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल नहीं होंगे तो हमें वो महत्व फील नहीं होता। मैम फिर हाँ मैम, जैसा कि आपने एक असमानता का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आज भी छोटे स्तर पर ही, लेकिन लड़कियों को लेकर एक हीन भावना आज भी हमारे समाज में विद्यमान है, आज भी हमारे समाज में है। तो जो पेरेंट्स हैं या फिर जो कहिए कि समाज में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उन लोगों के लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को मतलब सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपने घर से शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। तो आपका उनके लिए क्या मैं संदेश ये है? हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पूरे चेंज हो जाए। क्योंकि मेरे पापा ने बोला था, एक बार मैंने पूछा था कि पापा ये बाकी का पापा लोगों ने ऐसा क्यों करे, कैसे क्यों करे, तो उन्होंने कहा था कि बेटा वो भी छोरी होने से नहीं डरे, उन्हें छोरी के पालना से डरे, क्योंकि रक्षा कैसे करे जैसे जमानो खराब हो रही हो। तो इम्पोर्टेंट होता है, वो लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चियों को भी इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो हर परिस्थिति में खड़ी रहे, उसके साथ बुरा हो अच्छा हो हर चीज को हैंडल कर सके। दूसरा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, बेटा याद रख, जे तू जो भी करेगी, अच्छो करेगी या बुरे करेगी, उसे हमारो नाम होएगा चाहे जो। उस लाइन को आपको बच्चियों को हमेशा बताना पड़ेगा कि उनका एक कदम उनका अकेले का नहीं होता, सबका होता है। बच्ची नहीं, बच्चों को भी बताओ वो अकेले नहीं होते, उसका परिवार देश वगैरह सब सब जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीजें जब दोनों की संतुलन में होगी, पेरेंट्स वाला पार्ट भी और बच्चे वाला पार्ट भी, तो फिर मेंटेलिटी धीमे धीमे अपने आप चेंज हो जाएगी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गांव की बच्चियां भी दौड़ने जाती है, रेसों में भाग लेती है, वरना पहले तो बस 12वीं के बाद शादी हो जाती थी। तो चेंजेस आया है, पर धीमे 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 आया है। जी मैम, तो ये सारा चीज आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, जैसा कि कुछ दिन पहले आपसे बात हो रहा था, तो आपने कहा था कि आप जो समुद्र है उसके सबसे डीप में जाना चाहते हैं, और उसको लेकर आपकी जो ट्रेनिंग है वो अभी कुछ दिन पहले पुडुचेरी में चल ही रही थी, और उसको आप एक नया मिशन के तौर पर ले रहे हैं। तो ये जो नया चैलेंज, नया टारगेट है आपका, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप समुद्र के सबसे नीचे जाना चाहते हैं। जो माउंट एवरेस्ट तो एक चैलेंज था ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज ही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे को ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ने से ज्यादा डाइविंग टफ है, मेंटली बहुत। जैसे मेरा वेट बड़ा है तो उसमें साइंस साइंस का बहुत रोल है, और यहाँ पे पल पल
तो जैसे आप हम लोग डाइविंग करके आते थे, हमारी बॉडी में साइलेंट नाइट्रोजन के बबल ढेर सारे, जैसे कोको कोला की बॉटल की तरह। आप तेज वॉक नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते। मतलब छोटा सा मैं भी उदाहरण बताती हूँ। रीजन, क्योंकि वो बबल्स जो आपका ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचा देगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, दिल का दौरा पड़ जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि 8-7 घंटे बाद जब मैं पानी से वापस आती हूँ तो मैं तेज दौड़ नहीं लगा सकती, भाग नहीं सकती। और ये छोटा सा साइंस का रीजन है। इसी पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घटता है। जितना नीचे जाते हैं उतना डिफरेंट फील होता है। सारी गैसें, बहुत सारी जो बाकी की गैसें नार्कोटिक है हीलियम को छोड़ के, तो वो डिफरेंट तरह से वर्क करती है। जितना नीचे हम जाते जाते डिफरेंट मरीन लाइफ आपको मिलती है। और बाकी की जानकारी अगले इंटरव्यू में दूंगी, क्योंकि अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो मैं इतना बताऊंगी कि हाँ, मैं अंडर वाटर डाइविंग के लिए पौंडीचेरी में ट्रेनिंग कर रही हूँ। और डाइविंग माउंटेनियरिंग से 2 गुना कठिन है, क्योंकि उसमें मेंटली बहुत चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब अगली बार हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं आप जो अपना मिशन, अगला टारगेट किए हैं वो आप अचीव कर लेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं आपसे अंत में एक सवाल, अंत में ये जानना चाहूंगा कि आपका यूथ के लिए क्या संदेश रहेगा, स्पेशली जो 18 से 25 साल के जो युवा है, क्योंकि हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, काफी बड़ी जनसंख्या है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि हर दिन कुछ नया सीखे, नया सोचे। और अगर किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखिए, ना करके पछताने से बेहतर है कुछ करके पछताना। तजुर्बा मिलेगा, गलतियां करने से बचेंगे आप। गलतियां आपको सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, एक्सपीरियंस देती है। तो आगे बढ़ते जाना, तरक्की करते जाना, ना एक्सपेरिमेंट करना। और हमेशा ये याद रखना, इस दुनिया में केवल आपको एक ही मकसद के लिए भेजा है, इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाने के लिए, और ढेर सारा प्यार बांटने के लिए। तो बस ढेर सारा प्यार बांटिएगा, पर खुद भी तरक्की कीजिएगा। और याद रखिएगा, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, पर गिव अप नहीं करना है। हम जब शुरू करते हैं और हमेशा बीच में हमें दर्द होता है, तो याद रखना, जब बीच से यहाँ तक पहुंचोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा और उतना ही रास्ता पार करना होगा। तो क्यों ना इतना ही एफर्ट यहाँ तक पहुंचने में लगा दें। तो याद रखिएगा, जब तक आप उसे कर ना ले, छोड़िएगा मत, चाहे जो हो। किसी से मत बताइए, जब वो पूरा हो तब दुनिया को बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ें आप बताए हैं आज माउंटेनियरिंग के बारे में, और जो सोसाइटी को लेकर, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे यूथ पर, हमारी सोसाइटी पर, देश पर ज़रूर छोड़ेगी। तो फिलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेघा परमार, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस माउंटेनियरिंग के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में आपके साथ साझा किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।